हेलो एंड वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। अब बेटे जहां तक इस पर्टिकुलर सेशन का सवाल है, टॉपिक में मैंने लिखा ही हुआ है रीसेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, सीएफआर सीएमए फाइनल। अब जो पिछले 3 अटेम्प्ट में जो आपके क्वेश्चन पेपर्स में अमालगमेशन के क्वेश्चंस आए, दिसंबर 21 का, दिसंबर 22 का और रिसेंटली हेल्ड जो कि जून 23 है, वैसे पेपर जुलाई में हुआ, वो एक अलग मैटर है। तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं पिछले 3 अटेम्प्ट्स के, और बहुत ज्यादा डिमांड भी बच्चों की आ रही थी सर इनको सॉल्व करें। लेकिन इन क्वेश्चंस को आप तभी अच्छी तरह से समझ पाएंगे अगर आपने इससे पहले के सारे लेक्चर्स को देखा होगा, ठीक है। एनीवे, तो स्टार्ट करते हैं फिर। और ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है पहला, दिसंबर 21 का है। दिसंबर 21 का, इसको आप ध्यान से पहले देखें। दिसंबर 21 का। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो क्वेश्चन जिस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में आया था उसी तरीके से मैंने टाइप करा है। हालांकि जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस में केसेस देखने में आए कि बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी थी, इस क्वेश्चन में भी है, लेकिन मैं आपको क्लियर करूंगा क्या है। गिवन बिलो आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। अब पहले तो क्वेश्चन की ओपनिंग लाइन में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कहता है कि फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज एट 31/3/2021। लेकिन ये जो बैलेंस शीट दी है, किसकी दी है ये कुछ बताया नहीं, और दोनों कंपनी की बैलेंस शीट दी नहीं है। एक तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये जो बैलेंस शीट है बेसिकली बी लिमिटेड की है। क्वेश्चन में कहीं क्लियरली नहीं लिखा हुआ है कौन सी कंपनी किस कंपनी को ले रही है, लेकिन अब मैंने कहा ये क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ए लिमिटेड जो है इस केस में बी लिमिटेड को ले रही है। इज इट क्लियर टू यू? एनीवे, अब इस क्वेश्चन में ये बी लिमिटेड की बैलेंस शीट है, पहले ध्यान ये रखना है। 80,000 उनके इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, और टोटल 8 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है। उसके अलावा कुछ और आइटम है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। क्वेश्चन में बेसिकली हमें परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करना है। वो कहता है कंसिडरेशन वॉज एग्री टू बी पेड एज फॉलोस। अब कंसिडरेशन किस तरीके से पे करा गया है, वो कहता है ए पेमेंट इन कैश ऑफ ₹5 पर शेयर इन बी लिमिटेड। इसका मतलब बी लिमिटेड के जितने भी शेयर्स हैं, अब हमको मालूम है कि यहां बी लिमिटेड के जहां तक ओनर्स का सवाल है सिर्फ इक्विटी शेयर्स हैं, तो पेमेंट जो भी मिलेगी ओनर्स को ही मिलेगी। अगर मैं बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स को नोट करूं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाहिर है कि ये पहली पेमेंट मिलेगी। 80,000 शेयर हैं जैसा कि हमने देखा, करेक्ट, जहां तक बी लिमिटेड की इक्विटी शेयर्स का सवाल है। तो 80,000 शेयर है, वो कहते हैं हर एक शेयर को, प्रत्येक शेयर को डिवाइडेड बाय 1 कितने रुपए कैश में मिले, 5 रुपए कैश में मिले। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो डेट विल बी इक्वल टू 4 लाख, और ये पेमेंट मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैश में मिल रही है। एक तो उसने ये कहा। आगे कहता है द इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ए लिमिटेड जो कि टेक ओवर कर रही है, जाहिर है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को शेयर्स देगी। बी लिमिटेड अपने जो शेयर इश्यू करेगी उसकी फेस वैल्यू, ए लिमिटेड जो अपने शेयर इश्यू करेगी उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की है। वो कहता है ए लिमिटेड ने अपनी कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर इश्यू करे, ए लिमिटेड ने। लेकिन वो क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ 2 इक्विटी शेयर्स वैल्यूड एट ₹15। यानी कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को यह कहा कि हम आपको 2 शेयर देंगे, लेकिन जो शेयर होगा वो 15 रुपए के हिसाब से वैल्यू करा जाएगा। हालांकि 10 रुपए का शेयर है, लेकिन 15 रुपए के हिसाब से वैल्यू करा जाएगा। हम आपको 2 शेयर देंगे और 15 रुपए के हिसाब से देंगे। और कहता है ए लिमिटेड ने यह भी कहा कि एक तो हम आपको 2 इक्विटी शेयर देंगे 15 रुपए के हिसाब से, हम आपको 1 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी देंगे, एक प्रेफरेंस शेयर भी देंगे जो कि 10 रुपए का होगा, फॉर एवरी 5 शेयर्स। हर 5 शेयर को, अगर आप बी लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर हैं, आपके पास बी लिमिटेड के 5 शेयर हैं, तो इस पॉइंट के मुताबिक आपको 2 चीजें और मिलेंगी। एक तो आपको इक्विटी शेयर्स भी मिलेंगे और आपको प्रेफरेंस शेयर्स भी मिलेंगे। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ और पेमेंट मिल रही है। क्या पेमेंट मिल रही है? जो 80,000 शेयर हैं, हर 5 को 2 इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, 2 इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ 2 इक्विटी शेयर वैल्यूड एट 15, और ये हम आपको 15 रुपए के हिसाब से देंगे। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो ये टोटल कितना आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 80,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 इंटू 15।
ये आ रहा है 4,80,000 और ये जो पेमेंट मिलेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स में मिलेगी, इक्विटी शेयर्स में मिलेगी। और इसी लाइन के मुताबिक जो 80,000 शेयर हैं, हर पांच को एक तो 2 इक्विटी शेयर मिले 15 के हिसाब से, और हर पांच को 1 यानी कि एक प्रेफरेंस शेयर मिल रहा है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए के हिसाब से मिल रहा है, तो यह आ जाएगा आपका 1,60,000 और ये पेमेंट प्रेफरेंस शेयर्स में मिल रही है। इसका मतलब अगर मैं इस टोटल करूं इसका, तो 4,80,000 प्लस 1,60,000 प्लस 4 लाख, तो ये टोटल आ रहा है 10,40,000। निश्चित रूप से पेमेंट यानी कि हमारा जो परचेज कंसिडरेशन का टोटल होना चाहिए वो 10,40,000 होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अगर इतना ही होता तो मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा हो गया होता। क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, कहता है द होल ऑफ द शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग इन एग्जैक्ट मल्टीपल्स ऑफ 5। कहता है हमारे जितने भी हमने शेयर इश्यू करे हुए, बी लिमिटेड ने जितने भी शेयर इश्यू करे हुए, वो सारे के सारे शेयर इन मल्टीपल्स ऑफ 5 में है। लेकिन एक्सेप्ट, अब ये बड़ा वर्ड है एक्सेप्ट, कहता है सिवाय एक्सेप्ट द फॉलोइंग होल्डिंग, यानी कि अगर ये फॉलोइंग होल्डिंग, ये कुछ शेयर ए के पास है, कुछ बी के पास है, कुछ सी के, कुछ डी के पास और कुछ अदर इंडिविजुअल के पास है। ये शेयर्स इन लोगों के पास है। ए के पास 116 शेयर है, बी के पास 76 शेयर है 76, सी के पास 72 शेयर है, डी के पास 28 शेयर है और अदर इंडिविजुअल है, प्रत्येक के पास एक एक शेयर होल्ड, एक एक शेयर से। इन सबका टोटल करें तो ये 300 शेयर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा है जो 80,000 शेयर्स हैं ये सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ 5 में हैं, लेकिन इनमें से अब उसने ये लिस्ट दी कि कुछ शेयर होल्डर्स है जिनके पास टोटल 300 शेयर हैं, ये परफेक्टली मल्टीपल्स ऑफ 5 में नहीं है। अगर मैं 380,000 में से माइनस करूं तो 79,700 शेयर तो ऐसे हैं जो परफेक्टली डिविजिबल बाय 5 है। इसका मतलब है अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो इसका मतलब इसमें कोई पॉइंट नहीं आएगा। लेकिन 300 शेयर्स ऐसे हैं, वो कह रहा है कि जो कि परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। लेकिन ये 3, अब ये मत सोचना 300 डिवाइडेड 5 तो परफेक्टली डिविजिबल बाय 5 होता है। ये 300 शेयर जो है अलग अलग लोगों के पास है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अब जो कंपनी शेयर्स इश्यू कर सकती है, देखो जो फ्रैक्शनल, इसका मतलब जब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फॉलोइंग शेयर होल्डर्स हैं, ये ऐसे शेयर होल्डर है जिनके शेयर परफेक्टली डिविजिबल बाय 5 नहीं है या इन मल्टीपल्स ऑफ 5 नहीं है। इसका मतलब इनके पास जो शेयर्स है उसमें से कुछ फ्रैक्शनल शेयर है, कुछ पॉइंट्स में आ रहे हैं। तो जो शेयर पॉइंट में आ रहा है उनको तो हम शेयर इश्यू कर ही नहीं सकते ना, उनको तो हमें कैश में ही पेमेंट करनी पड़ेगी। सपोज 0.2 है, अब 0.2 के लिए मैं एक शेयर थोड़ी इश्यू कर सकता हूं। एक शेयर तो हम 15 रुपए के हिसाब से वैसे भी इश्यू कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे पहले फ्रैक्शनल शेयर्स को इसमें फाइंड करना पड़ेगा। अब फ्रैक्शनल शेयर को क्यों फाइंड करना पड़ेगा, इसका मतलब जो मैंने ये कैलकुलेशंस करी है इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरे परचेज कंसिडरेशन का टोटल 10,40,000 ही आएगा, और आना भी चाहिए क्योंकि 80,000 शेयर होल्डर्स है, उनको हम जो पेमेंट दे रहे हैं वो 10,40,000 के बराबर है। लेकिन अब मुझे ये रिकैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। रिकैलकुलेशन क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे शेयर मल्टीपल्स ऑफ 5 में नहीं है, कुछ फ्रैक्शनल शेयर है। जो फ्रैक्शनल शेयर्स है उनको हमें कैश में ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आपके लिए अब ये जरूरी हो जाएगा कि पहले आप पता करें कि फ्रैक्शनल शेयर्स कितने हैं। अब आप ये मत कहना, सर क्वेश्चन में लिखा तो हुआ है कि ये जो शेयर है फ्रैक्शनल शेयर है, ये नहीं लिखा है कि ये फ्रैक्शनल शेयर है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये जो शेयर्स है परफेक्टली डिविजिबल बाय 5 नहीं है या इन मल्टीपल्स ऑफ 5 नहीं है। अब मुझे कैसे पता करना पड़ेगा, ध्यान से देखें। सबसे पहले आप क्या करें, 116 को, जैसे ए के पास 116 शेयर है, 116 शेयर, अगर मैं 116 शेयर को 5 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, पहले आप मुझे ये बताओ। लेट अस सी, ये मैंने कैलकुलेटर उठाया, 116 डिवाइड बाय 5 तो ये आ रहा है 23.2। यानी कि ए के पास जो शेयर हैं उसमें से 23 शेयर्स का लॉट, यानी कि 23 इंटू 5 में कर दूं, 23 इंटू 5 अगर मैं करता हूं तो 23 इंटू 5 115 होता है। कितना हो रहा है, 115 आ रहा है। इसका मतलब जो 116 शेयर है उसमें से 115 शेयर ऐसे हैं जो कि परफेक्टली डिविजिबल बाय 5 है।
इसका मतलब 116 में से एक शेयर ऐसा है जो परफेक्टली डिविजिबल बाई 5 नहीं है। बात समझ में आया किस तरह आपने फ्रैक्शनल शेयर फाइंड करने? पहले मैंने 116 को 5 से डिवाइड करा, 23.2 आ रहा है, मैंने 0.2 को किनारे कर दिया, 23 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे यह पता लग गया कि 116 शेयर जो ए के पास हैं उसमें से 115 शेयर जो हैं वो परफेक्टली इन मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं। इसका मतलब मुझे यह पता लग गया कि 116 में से 115 शेयर जो हैं वो तो परफेक्टली डिविजिबल बाई 5 है, लेकिन एक शेयर फ्रैक्शनल शेयर है, एक शेयर जो है वो 5 की डिजिट में नहीं आ रहा है, तो वो फ्रैक्शनल शेयर माना जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह से मैं इसका भी देखूं, 76 को, अब बी है, बी 76 है, 76 को पहले तो 5 से डिवाइड करो। अगर तुम 76 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 15.2 आ जाएगा, 15.2। अब 0.2 को तो हटा दो, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें यह पता लग गया कि 76 में से 75 शेयर ऐसे हैं जो परफेक्टली इन मल्टीपल्स हैं, लेकिन 76 में से अभी एक शेयर बच गया। इसका मतलब बी के पास जितने शेयर है उसमें एक शेयर ऐसा है जो परफेक्टली इन मल्टीपल्स ऑफ 5 नहीं है, उसको फ्रैक्शनल शेयर माना जाएगा। इसी तरह से अब मैंने सी का देखा, सी के पास 72 है, 72 को मैंने 5 से पहले डिवाइड करा तो 72 डिवाइडेड बाई 5 ये आ रहा है 14.4, 14.4, 0.4 को भूल जाओ, 14 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो इसका मतलब 70 शेयर ऐसे हैं जो परफेक्टली डिविजिबल बाय 5 है, यानी कि 72 में से 70 शेयर ऐसे हैं जो परफेक्टली मल्टीपल्स ऑफ 5 है। इसका मतलब 2 शेयर ऐसे हैं जो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है 5 से, वो फ्रैक्शनल शेयर माने जाएंगे। इसी तरह से डी के पास 28 शेयर है, 28 को मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ गया? 28 डिवाइडेड बाई 5, ये 5.6 आ गया। 0.6 को छोड़ो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें पता लग गया 25 शेयर ऐसे 28 में से, 28 में से 25 शेयर जो हैं वो परफेक्टली डिविजिबल है 5 से, तो इसका मतलब 3 शेयर फ्रैक्शनल शेयर है। अब जो अदर इंडिविजुअल हैं वो कहता है अदर इंडिविजुअल उनके पास 8 शेयर है, लेकिन वो कह रहे हैं ईच मेंबर के पास एक एक शेयर है, यानी कि ये 8 मेंबर हैं, इनके पास एक 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 शेयर है। इसका मतलब ये सारे के सारे जो शेयर हैं वो फ्रैक्शनल शेयर हैं, क्योंकि अगर मैं 1 को 5 से डिवाइड करूंगा तो फ्रैक्शन में ही आएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो अब तुम्हें यह पता लग गया कि तुम्हारे फ्रैक्शनल शेयर्स कितने हैं। अब ये फ्रैक्शनल शेयर्स को पहले तो तुम ऐड कर दोगे, तुमने ऐड करा, कितना आ गया? 2 + 4, 4 + 3 7, 7 + 8 कितना आ गया? 15। अब मुझे यह पता लग गया परफेक्टली कि जो 80,000 शेयर है उसमें से 15 शेयर ऐसे हैं जो परफेक्टली डिविजिबल है, परफेक्टली नॉट डिविजिबल है, यानी कि फ्रैक्शनल शेयर्स है, और बाकी 80,000 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूं तो इसका मतलब 79,985 शेयर्स ऐसे हैं जिनको कि हमने जो पेमेंट करनी है, पहले तो ये मल्टीपल्स ऑफ 5 में है और इनको हम शेयर आसानी से इश्यू कर सकते हैं, लेकिन जो 15 शेयर हैं इनको अब हमें कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी। ये पॉइंट है। इसका मतलब ये जो मैंने कैलकुलेशंस यहां पर करी है, अब पहली वाली पेमेंट तो हर एक को 5 रुपए कैश में मिल रहे हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब ये सारी पेमेंट्स मुझे जो करनी पड़ेंगी, पहले तो 79, यानी कि यहां जहां भी मैंने 80,000 लिखा है उसको मैं 79,985 से 80,000 को 79,985 की फिगर को लेकर के मैं कंसीडर करूंगा। अब यही चीज मैंने यहां पर तुम्हें करके दिखाई है। पहले तो मैंने तुम्हें फ्रैक्शनल शेयर्स कैसे कंप्यूट करें ये मैंने तुम्हें बता ही दिया है। तो एक शेयर फ्रैक्शनल शेयर है, पहले तुमने ये निकाल लिया, इसमें भी एक शेयर था, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 8 है, टोटल 15 है। 80,000 में से तुमने फ्रैक्शनल शेयर्स पहले माइनस कर दिए, तुम्हें यह पता लग गया कि ऐसे टोटल कितने शेयर है जो परफेक्टली इन मल्टीपल्स ऑफ 5 है। अब तुमने अपनी परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करनी है। जो 79,985 शेयर है परफेक्टली इन मल्टीपल्स ऑफ 5, क्वेश्चन में लिखा है कि हर 5 को 2 इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, तो ये टोटल जो आ जाएगा 4,79,910 ये इक्विटी शेयर्स में। जो 79,985 शेयर है, मैंने बताया था हर 5 को एक प्रेफरेंस शेयर मिल रहा है 10 रुपए के हिसाब से, तो ये वैल्यू जो पहले 1,60,000 आई थी अब 1,59,970 आ रही है, इनको प्रेफरेंस शेयर मिल रहे हैं। उसके अलावा 79,985 जो शेयर है हर एक को 5 रुपए कैश में मिल रहे हैं, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था।
अब पॉइंट आ गया 15 जो फ्रैक्शनल शेयर है। अब हमें ये तो पता लग गया कि इनको कैश देना है, लेकिन कैश कितना देना है ये कैसे पता लगेगा? ये क्वेश्चन में लिखा थोड़ी है कि इनको कितना कैश देना है, तो कितना कैश देंगे ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए तुम्हें ये वाली कैलकुलेशंस पहले करनी ही पड़ेगी, जो मैंने ये करा। मैंने कहा पहले आपको नॉर्मल तरीके से परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा 10,40,000, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन तो यही होगा 10,40,000। अब वो जो 10,40,000 है उसमें से ये तुम डिजिट्स माइनस कर दो, ये जो चीजें आई हैं ये तीनों फिगर्स तुमने माइनस करा, जो बैलेंसिंग फिगर आ गई 195, ये पेमेंट तुम दोगे इन 15 शेयर्स को। इन 15 शेयर को 195 तुम पेमेंट दोगे, कैश में पेमेंट दोगे, ये पेमेंट कैश में मिलेगी। अब पॉइंट ये है कि अगर तुम ये देखना चाहते हो कि ये जो 15 शेयर है हर एक को कितने शेयर मिले कैश में, तो 195 को डिवाइड कर दोगे अगर 15 से, तो तुम्हें यह पता लग गया कि हर एक को 13 रुपए कैश में मिल रहे, इसलिए मैंने 15 इंटू 13 लिखा है। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरह इस क्वेश्चन में तुम्हें परचेज कंसिडरेशन फाइंड करना था। ये तो था दिसंबर 21 का क्वेश्चन। अब दिसंबर 2022 का क्वेश्चन देखें। Given below are the extracts of the balance sheet of X Limited and Y Limited as at 31st of March 2022. करेक्ट? अब ये जो क्वेश्चन है इसमें X और Y लिमिटेड नाम की कंपनी है और इनकी बैलेंस शीट तुम्हें दी हुई है, इक्विटी शेयर है, फुल्ली पेड है। पहले तो फिगर्स लैक्स में है, 5 लाख और 10 लाख। इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए की है। जो 8% प्रेफरेंस शेयर है उनकी जो फेस वैल्यू है 100 रुपए की है, 1 लाख 2 लाख। जनरल रिजर्व, उसके अलावा स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके अलावा फिर तुम्हारी कुछ लायबिलिटीज हैं, डिवेंचर्स। तुम्हारी जो लायबिलिटीज है डिवेंचर्स, करंट लायबिलिटी, ये 2 लायबिलिटी है। और उसके अलावा तुम्हारे कुछ एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। ये तुम्हें चीजें क्वेश्चन में दी हुई है। करेक्ट? अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि दोनों कंपनी आपस में मिलकर के अमालगमेट हो रही है और एक्स वाई लिमिटेड नाम की कंपनी को बना रही है। अब मैंने तुम्हें कई बार इस तरह की चीजें बताई है, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हमने करे जब 2 कंपनी आपस में मिलकर के एक नई कंपनी बन रही है। तो मैंने कई बार कहा इसका मतलब है जो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड की कंपनी है, इन्होंने एक्स वाई लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई तो सही, लेकिन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से हम क्या बोलेंगे कि एक्स वाई लिमिटेड, ये न्यू कंपनी जो है, इसने एक्स लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया और एक्स वाई लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। एक्स और वाई लिमिटेड वेंडर कंपनी हो जाएंगी, ये परचेजिंग कंपनी हो जाएंगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब उसने आगे क्या बताया? आगे कहता है गुडविल ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर, जिस दिन लिया गया उस दिन गुडविल को वैल्यू करा गया 48,000 और 38,000 पर। दोनों कंपनी की हमने वैल्यू करी होगी गुडविल 48 और 38,000 पर। उसके अलावा उसने यह भी बताया कि जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है एक्स और वाई लिमिटेड का, उनको हमने वैल्यू करा 10% अबव देयर बुक वैल्यू। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को 10% अबव बुक वैल्यू पर लिया गया। और कहता है जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है एक्स और वाई लिमिटेड की, उनको कंसीडर करा गया 4,16,000 रुपए और 6,26,000 रुपए। अभी तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में अभी तक। अब कहता है 12% डिवेंचर जो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के हैं, वो कहता है परचेसिंग कंपनी एक्स वाई लिमिटेड पहले तो उनको पेमेंट देगी और पेमेंट देने के लिए अपनी कंपनी के 15% डिवेंचर देगी। लेकिन उसने कहा कि परचेसिंग कंपनी अपनी कंपनी के 15% डिवेंचर इस तरीके से इश्यू करेगी, सच नंबर ऑफ डिवेंचर, यानी इतने नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यू करेगी 100 रुपए वाले, कि सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब निकला? क्या मतलब निकला? जो देखो यहां पर ये डिवेंचर 2 लाख के और 1 लाख के, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के डिवेंचर्स को पहले तो तुमने नोट करा। अब वो कहता है इनके जो 12% डिवेंचर्स हैं, एक्स लिमिटेड के 2 लाख के डिवेंचर्स हैं और इनके डिवेंचर 1 लाख के। मुझे ये बताओ कि अगर तुम एक्स और वाई लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर हो एट प्रेजेंट, तुम्हारे पास 12% डिवेंचर्स हैं, तो बताओ एक्स लिमिटेड से तुम्हें प्रेजेंटली इंटरेस्ट के रूप में कितनी इनकम आ रही है? भाई 2 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और 1 लाख का 12% 12,000 आ जाएगा। यानी कि प्रेजेंटली तुम्हारे पास इनकम जो आ रही है वो 24,000 और 12,000 की आ रही है। अब वो कहता है परचेसिंग कंपनी तुम्हें 15% डिवेंचर इश्यू करेगी।
लेकिन डिवेंचर इस तरीके से इश्यू करेगी कि आपके पास यही इंटरेस्ट की इनकम आती रहे। तो मैं कैसे पता करूंगा कि मैं आपको कितने डिवेंचर दूंगा? बड़ा आसान है उसको कंप्यूट करना। देखो कैसे पता करेंगे। मुझे ये मालूम है कि मैं परचेसिंग कंपनी हूं और मैं अपनी कंपनी के आपको 15% डिवेंचर दे रहा हूं। तो 15% ऑफ व्हाट, यानी कि कितने डिवेंचर मैं आपको इश्यू करूं कि आपके पास अभी भी 24,000 का इंटरेस्ट आ जाए। बस अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। 24,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 अगर मैं करूंगा तो ये 1,60,000 शायद आ जाएगा। एक मिनट मुझे चेक करने दो। 24,000 into 100 divided by 15 that is equal to 1,60,000। तो 1,60,000 डिवेंचर मैं आपको इश्यू करूंगा। अब मुझे ये पता लग गया, इसका मतलब परचेसिंग कंपनी ने आपके 2 लाख रुपए के जो डिवेंचर है एक्स वाई लिमिटेड, उनको हम सिर्फ 1,60,000 रुपए के डिवेंचर इश्यू करेंगे, लेकिन 15% डिवेंचर इश्यू करेंगे। अब अगर मैं 15% ऑफ 1,60,000 का कंप्यूट करूं तो वो 24,000 ही आएगा। तो इस तरह मैं आपको 1,60,000 रुपए के डिवेंचर इश्यू करूंगा 15%, और आपके पास वही इनकम आएगी जो पहले आ रही थी। अब इसका एक और मतलब भी निकला कि परचेजिंग कंपनी एक्स वाई लिमिटेड जो कि न्यू कंपनी है, उसने एक्स और वाई को टेक ओवर करा, यानी कि जब वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगी तो हम ऐसे टेकन ओवर टू लायबिलिटी टेकन ओवर करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने एक्स लिमिटेड के डिवेंचर को 1,60,000 रुपए लिया। इज इट क्लियर टू? अब आप वहां पर 2 लाख नहीं लिखेंगे क्योंकि आप 1,60,000 की पेमेंट कर रहे हैं, तो इस लायबिलिटी को, इसका मतलब है आपने 160 पे लिया। इसी तरह वाई को हम कितने डिवेंचर इश्यू करेंगे ये भी आप देख सकते हो। 15% ऑफ व्हाट, व्हाट का मतलब डिवेंचर से। कितने डिवेंचर मैं आपको इश्यू करूं कि आपके पास 12,000 रुपए की इनकम आए। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 करके जो भी आ जाएगा उतनी इनकम आएगी आपके पास। मेरे ख्याल से 80,000 आना चाहिए, फिर भी मैं चेक कर लेता हूं एक बार। 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15, 80,000 ही आ रहा है। तो 80,000 रुपीज के डिवेंचर में आपको इश्यू करूंगा 15%। अब मुझे यह पता लग गया कि परचेसिंग कंपनी ने एक्स लिमिटेड के डिवेंचर जो कि 2 लाख के हैं उनको 1,60,000 में लिया, और जो वाई लिमिटेड के डिवेंचर हैं उनको हमने 80,000 में लिया। करेक्ट? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? और बैलेंस शीट जब बनेगी एक्स वाई लिमिटेड की तो 1,60,000 ये वाले डिवेंचर तो हम पे कर देंगे। तो इसका मतलब और हम इनकी जगह पर अब हमारे डिवेंचर आ जाएंगे 160 प्लस 80 डेट इज 2,40,000 डिवेंचर का अमाउंट बैलेंस शीट में आएगा। उसके बाद उसने अगली लाइन में क्या कहा? अगली लाइन में कहता है इश्यू ऑफ सच एन अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 10% प्रेफरेंस शेयर्स इन एक्स वाई लिमिटेड एट 125% as is sufficient to discharge 8% preference share in X and Y Limited at a premium of 20%। अब इस लाइन का क्या मतलब है? पहले तो इसका मतलब यह निकला कि जो परचेसिंग कंपनी है एक्स वाई लिमिटेड, वो अपनी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर आपको इश्यू करेगी। प्रेफरेंस शेयर की अगर फेस वैल्यू ना दी हो तो हमेशा उसको 100 का मानना, अगर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू नहीं दी होती है तो हमेशा उसको 10 का मान के चलते हैं। एनीवे, डिवेंचर की फेस वैल्यू नहीं दी होती है तो हमेशा 100 का मान के चलते, प्रेफरेंस शेयर की नहीं दी होगी तो 100 का मान के चलते। तो एक्स वाई लिमिटेड नाम की कंपनी प्रेफरेंस शेयर अपनी कंपनी के इश्यू कर रही है तो फेस वैल्यू 100 की होगी, लेकिन हमने जो इश्यू करे वो 125% के हिसाब से आपको प्रेफरेंस शेयर दिए। लेकिन हमने जो आपको प्रेफरेंस शेयर दिए हैं वो इस तरीके से दिए हैं कि जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको हम 20% प्रीमियम पर पे कर सके। तो इसका मतलब आप दोनों कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, उसमें पहले मैं 20% ऐड कर दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कितने प्रेफरेंस शेयर आपको इश्यू करने। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इस केस में अगर आप प्रेफरेंस शेयर देखोगे, एक्स लिमिटेड के 1 लाख के हैं और इनके 2 लाख के, 8% प्रेफरेंस शेयर। तो इस पॉइंट को समझने के लिए जो 8% प्रेफरेंस शेयर हैं एक्स लिमिटेड के और वाई लिमिटेड के, इनके 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर हैं और इनके 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अब वो कह रहा है कि परचेसिंग कंपनी आप दोनों कंपनीज को जो पेमेंट करेगी आपके प्रेफरेंस शेयर को 20% प्रीमियम पे करेगी। पहले तो 20% आप इसमें ऐड कर दो, 20,000 और 40,000। इसका मतलब आपको जो पेमेंट करनी पड़ेगी 2,40,000 की पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, 2,40,000।
और सॉरी 1,20,000 मैंने उसको ऐड कर दिया। 1,20,000 की पेमेंट तो मुझे आपको करनी पड़ेगी एक्स लिमिटेड को, और 2,40,000 की पेमेंट जो हमें करनी पड़ेगी वो वाई लिमिटेड को करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक समझ में आ गया। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि परचेसिंग कंपनी अपनी कंपनी के आपको जो प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, परचेसिंग कंपनी अपनी कंपनी के 10% प्रेफरेंस शेयर आपको देगी। परचेसिंग कंपनी अपनी कंपनी के 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देगी, नो डाउट अबाउट दैट। जो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम आपको इशू करेंगे, उनकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1,20,000 की होनी चाहिए और वो 2,40,000 की होनी चाहिए। तभी तो आपको 1,20,000 और 2,40,000 की पेमेंट हो पाएगी। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा और उनने ट्विस्ट कर दिया। वो कहता है परचेसिंग कंपनी आपको जो पेमेंट कर रही है, उसके लिए परचेसिंग कंपनी अपनी कंपनी का जो प्रेफरेंस शेयर है वो 125% के हिसाब से इशू कर रही है। यानी कि मैं आपको कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा, मुझे ये देखने के लिए 125 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर मैं 1,20,000 को 125 से डिवाइड कर दूं, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 125, तो मुझे ये पता लग गया कि मैं आपको 960 प्रेफरेंस शेयर दूंगा, ऑफ कोर्स ऑफ ₹100 ईच, लेकिन एट द रेट ऑफ 125 के हिसाब से मैं आपको इशू करूंगा। इसी तरह 2,40,000 को मैं डिवाइड कर दूं, 2,40,000 डिवाइड बाय 125 तो 1920। इसका मतलब मैं आपको 1,920 प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा ऑफ ₹100 ईच, लेकिन एट द रेट ऑफ 125 के हिसाब से मैं इशू करूंगा। इसका मतलब हमने जो आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करे, नो डाउट हमने आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं और 1,20,000 और 2,40,000 के इशू करे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जब हम आपको ये प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, जब मैं एक्स लिमिटेड को प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा, तो इसका मतलब जो प्रेफरेंस शेयर मैंने इशू करे हैं उनकी जो नॉमिनल वैल्यू है वो 960 शेयर इंटू 100, यानी कि 96,000 नॉमिनल वैल्यू ये हो जाएगी, और प्रीमियम हो जाएगा 960 इंटू 25। 960 इंटू 25 अगर मैं कर दूं तो डेट इज इक्वल टू 24,000, और इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो वो 1,20,000 आएगा। यानी कि जो 1,20,000 की पेमेंट हमने करनी है, उसके लिए मैं आपको अपनी कंपनी के 960 शेयर दे रहा हूं 96,000 की नॉमिनल वैल्यू के 24,000 रुपए के प्रीमियम पर। इसी तरीके से जब इस कंपनी को मैं करूंगा तो उसकी नॉमिनल वैल्यू 1920 इंटू 100 हो जाएगी, यानी कि 1,92,000 हो जाएगी, और मैं आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दूंगा 1920 इंटू 25 के हिसाब से, जो कि मेरे ख्याल से 48,000 आ जाएगा। तो ये मैं अलग अलग करके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर की इतनी इश्यू करी है, यानी कि इन दोनों का जो टोटल होगा प्रेफरेंस शेयर के आगे वो लिखोगे, और जो ये प्रीमियम है 24,000 और 48,000 इनको भी मिला करके तुम बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर लिखोगे। ये चीज तुम्हें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, कहता है इक्विटी शेयर्स ऑफ XY लिमिटेड आर टू बी ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10 ईच। XY लिमिटेड न्यू कंपनी है, वो कहता है जो नई कंपनी की इक्विटी शेयर होगी उसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए की होगी। लेकिन वो क्या कह रहा है कि इक्विटी शेयर्स ऑफ XY लिमिटेड आर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, क्रेडिटेड एज 8 पेड अप एंड इश्यूड एट ₹50। इनडायरेक्टली इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि परचेसिंग कंपनी जो XY लिमिटेड है उनके एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, नंबर 1। अब जब वो अपने इक्विटी शेयर इशू करेगी, इस लाइन से एक बात यह भी साफ हो गई कि परचेज कंसिडरेशन पे करने के लिए परचेसिंग कंपनी कुछ इक्विटी शेयर्स भी दे रही है, पर कितने शेयर दे रही है और किसको दे रही है फिलहाल हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें मालूम है कि ये पेमेंट जो मिलेगी ओनर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलेगी, करेक्ट। अब जो फेस कंपनी जो ये शेयर इशू करेगी उनकी फेस वैल्यू तो 10 रुपए की है, लेकिन कंपनी जब ये शेयर इशू करेगी, करेक्ट, तो कंपनी कहेगी कि भाई ये 8 पेड अप के हिसाब से हम इशू कर रहे हैं। 8 पेड अप के हिसाब से इशू कर रहे हैं का क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं परचेसिंग कंपनी फ्यूचर में आपसे 2 रुपए पर शेयर मंगा सकता हूं, पहले तो इसका ये मतलब है। और ना सिर्फ ये, वो कहते हैं कि 8 पेड अप के हिसाब से इशू करेंगे और इनको 7 रुपए प्रीमियम पर हम इशू करेंगे,
यानी कि इशू प्राइस 15 तो हो गया, मैं आपसे 15 रुपए ले रहा हूं, लेकिन मैं फ्यूचर में आपसे 2 रुपए अभी भी बुला सकता हूं क्योंकि इनकी पेड अप वैल्यू 8 है। ये कहने का पहले तो मतलब है, इसमें कोई डाउट नहीं कि हम 15 रुपए के हिसाब से शेयर इशू करेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इक्विटी शेयर परचेसिंग कंपनी ने कितने इशू करे, ये कैसे पता लगेगा? ये पता करने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा टू नो। यहां मैंने देखो, ये जो इससे पहले मैंने वर्किंग करी है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। जैसे कि डिवेंचर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया पॉइंट नंबर 2 की, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 में तो सिर्फ यही कहा गया कि गुडविल इतने इतने पर वैल्यू करी गई है, इन्वेस्टमेंट इतने पर वैल्यू करी गई है और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इतने पर वैल्यू करी गई है। पॉइंट नंबर 2 डिवेंचर से रिलेटेड था, जो मैंने आपको बता दिया। एक्स लिमिटेड के और वाई लिमिटेड के रिस्पेक्टिव डिवेंचर इतने हैं, उनका इंटरेस्ट आपने पहले नोट कर लिया। और इनको हम कितने डिवेंचर इशू करेंगे मैंने कैलकुलेट करके बताया था, 1,60,000 और 80,000। ठीक है। और इसी तरह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में भी मैंने बताया अभी आपको। इनकी कैपिटल 1 लाख और 2 लाख की है और 20% आपने पहले ऐड करा तो 1,20,000 की पेमेंट आप करेंगे। लेकिन ये पेमेंट करने के लिए कितने शेयर आप इश्यू करेंगे? 960 शेयर इश्यू करेंगे और इनको आप 1920 शेयर इश्यू करेंगे। अब ये जो पॉइंट है, अगला पॉइंट कि इक्विटी शेयर्स के बारे में, इस पॉइंट को जरा एक सेकेंड, इस पॉइंट को कैसे समझा जाएगा? टू नो हाउ मच पेमेंट बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल से हमने कितनी पेमेंट करी है, इसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? परचेज कंसीडरेशन निकालना पड़ेगा। अब परचेज कंसीडरेशन निकालने के लिए मैंने क्या करा, देखो यहां पर पहली लाइन में लिखा है कि गुडविल को 48 और 38,000 पर वैल्यू करा गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो बुक वैल्यू उस पर 10% ऐड कर करके ये फिगर आ जाएगी, करेक्ट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा ही हुआ था कि 4,16,000 और 6,26,000 की वैल्यू है। उसके अलावा करंट एसेट की जो वैल्यू बैलेंस शीट में, वही वैल्यू तुम यहां लिख दोगे। 2 लायबिलिटीज हैं। अब डिवेंचर, अब जैसे ही डिवेंचर लिखा तो 2 लाख मत लिख देना जो बैलेंस शीट में है। किस वैल्यू पे आप टेक ओवर कर रहे हैं? परचेज कंसिडरेशन निकालते समय कौन कौन से एसेट लिए गए हैं, किस वैल्यू पे लिए गए हैं। तो डिवेंचर को आपने 160 पे लिया क्योंकि आप डिवेंचर को 160 की पेमेंट कर रहे हैं और इनके डिवेंचर जो 1 लाख के थे उनको आप 80,000 की पेमेंट कर रहे हैं, तो 80,000 लिखोगे। बाकी करंट लायबिलिटी की वही वैल्यू लिखेंगे जो बैलेंस शीट में। सारे एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके मुझे ये पता लग गया कि परचेज कंसिडरेशन जो है वो इतना आ रहा है, 31,20,000 और 17,40,000। अब 31,20,000 एक्स लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन, इसका मतलब एक्स लिमिटेड के ऑर्डर्स को हमने 31,20,000 की पेमेंट करनी है। पेमेंट तो ओनर्स को ही होती है, लेकिन 31,20,000 की पेमेंट जो हमने करनी है ओनर्स को करनी है। ओनर्स अब की बार कौन है? अब की बार 2 ऑर्डर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं और इक्विटी शेयर भी है। अब प्रेफरेंस शेयर को कितनी पेमेंट करनी है वो तो हमने ऑलरेडी कंप्यूट कर ही लिया है। हमें मालूम है कि जो प्रेफरेंस शेयर को हम पेमेंट कर रहे हैं वो 1,20,000 की पेमेंट कर रहे हैं। यह भी हमने कंप्यूट करी क्योंकि एक्स लिमिटेड के जो प्रेफरेंस शेयर थे 1 लाख थे, 20% प्रीमियम पे हमने पे करा। इसका मतलब 31,20,000 की जो हमने परचेजिंग कंपनी ने जो पेमेंट करनी है एक्स लिमिटेड को, उसमें 120 प्रेफरेंस शेयर्स को करनी है, जो बाकी बच गया इसका मतलब वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को करनी है। इसी तरह से इनका टोटल परचेज कंसिडरेशन 17,40,000 का है। उसमें से 2,40,000 की पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की हम ऑलरेडी कंप्यूट निकाल चुके हैं। इसका मतलब 17,40,000 में से 2,40,000 की पेमेंट तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की है जिनको हम प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेंगे। बाकी जो बच गया 15 लाख, अब उनको हम इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब 30 लाख की पेमेंट है तो कितने शेयर में इश्यू करूंगा? मैंने बताया कि इश्यू रेट से आपको डिवाइड करना है। तो 30 लाख की पेमेंट है और इश्यू प्राइस 15 रुपए है। 8 + 7 15, 8 पेड अप वैल्यू है, लेकिन 15 के हिसाब से हमने शेयर इशू करा है। तो जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो आपको यह पता लग गया कि 2 लाख शेयर आप इशू कर रहे हो, 10 रुपए वाले शेयर इशू कर रहे हो, लेकिन वो 8 पेड अप है, लेकिन 15 के हिसाब से इशू कर रहे हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप 2 लाख शेयर इशू कर रहे हो। और वैसे मैं जस्ट समझाने के लिए, ये 2 लाख का मतलब क्या हो गया कि ये जो 2 लाख शेयर मैं आपको इशू करूंगा, इनकी नॉमिनल वैल्यू 2 लाख इंटू 8 16 मानी जाएगी। नॉमिनल वैल्यू 16 लाख मानी जाएगी और प्रीमियम माना जाएगा 2 लाख इंटू 7, डेट इज इक्वल टू 14 लाख, और ये टोटल 30 लाख आ रहा है। इसका मतलब है ये तो नॉमिनल वैल्यू और 14 लाख प्रीमियम है। इसी तरह इनको 15 लाख की पेमेंट करनी है, 15 से डिवाइड करा तो हमें यह पता लग गया कि हम 1 लाख शेयर आपको इश्यू करेंगे।
जाहिर है कि 10 रुपए का शेयर है, 8 पेड अप और 15 के हिसाब से इश्यू करेंगे। तो इस केस में भी मैंने लिख दिया कि भाई 1 लाख शेयर हम आपको इश्यू करेंगे, लेकिन पेड अप वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू अभी इनकी 8 लाख है, और फ्यूचर में हम आपसे 2 रुपए बुला सकते हैं, और 1 लाख इंटू 7 प्रीमियम है 7 लाख। ये मैं अलग अलग क्यों करके बता रहा हूं, इसका मतलब अभी तक जो आपने इक्विटी शेयर इश्यू करी है 16 प्लस 8, नॉमिनल वैल्यू उनकी 4 लाख है, और प्रीमियम कुछ तो प्रेफरेंस शेयर का था और कुछ अब और हो गया, इक्विटी शेयर पे 14 और 731 21 लाख का प्रीमियम, तो यही आ गया। करेक्ट। एनीवे, अब क्वेश्चन में आगे क्या कहते हैं, अगली लाइन में कहते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आर टू बी मेंटेन्ड फॉर 3 मोर ईयर्स। वैसे तो ये क्वेश्चन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का है, क्योंकि रिवाइज्ड वैल्यू क्वेश्चन में मौजूद है। इज इट क्लियर टू यू? तो क्वेश्चन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का है। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में परचेसिंग कंपनी जनरली वेंडर कंपनी के रिजर्व्स को कभी भी अपनी बुक्स में क्रिएट नहीं करती है। हालांकि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में हम कई बार कॉमनली कह देते हैं कि उनके रिजर्व्स को भी हम लेते हैं, हालांकि रिजर्व्स को हम लेते नहीं है, मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है, वैसे ही रिजर्व हम क्रिएट करते हैं। खैर, पॉइंट ये है कि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में परचेजिंग कंपनी जैसे रिजर्व वेंडर कंपनी की बुक्स में थे, वैसे ही रिजर्व अपनी तरफ से अपनी बुक्स में क्रिएट करती है। लेकिन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में हम वेंडर कंपनी का जितने भी रिजर्व्स होते हैं वैसे रिजर्व कभी भी क्रिएट नहीं करते हैं। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन कहते हैं कि स्टैट्यूटरी रिजर्व को हमने मेंटेन करना है, तो अब एक्स वाई लिमिटेड न्यू कंपनी है, हम 2 कंपनी टेक ओवर कर रहे हैं। एक तो एक्स लिमिटेड नाम की जिसका कि स्टैट्यूटरी रिजर्व 2 लाख का है और इनका 1 लाख का, तो ये हमें अब की बार लेने पड़ेंगे, और इसकी जो एंट्री होगी अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, परचेज के केस में ये एंट्री होती है अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट, 2 + 1 3 लाख से ये आपकी एंट्री हो जाएगी। अब ये जो एंट्री होगी इसका वैसे इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो स्टैट्यूटरी रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड होगा, और अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस होगा। एक्चुअली ये एक तरीके से वैल्यूलेस एसेट है। इज इट क्लियर टू यू? ये सिर्फ नाम के लिए ओपन करा गया अकाउंट होता है। तो इसको हम पहले तो हम किसी जमाने में अदर करंट एसेट्स में दिखाते थे, लेकिन आजकल इसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस करके दिखा देते हैं। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व ऐड हो जाएगा 3 लाख, और अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व जो है ये आपका माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये कहानी है। उसके बाद फिर क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, कहते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एक्स लिमिटेड के 2000 के और वाई लिमिटेड के खर्चे 1000 के, और कहते हैं कि इट वॉज डिसाइडेड दैट दीज एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय एक्स वाई लिमिटेड। कहते हैं एक्स वाई लिमिटेड परचेजिंग कंपनी इन खर्चों को बियर कर रही है। अब परचेजिंग कंपनी इन खर्चों को बियर करेगी तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी, मैंने बताया था अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में AS 14 ये कहता है कि कोई भी नुकसान परचेजिंग कंपनी को होगा तो वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में डेबिट होता है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी, और 3000 से ये एंट्री होगी। इस एंट्री के करने से क्या होगा, एक तो कैश का बैलेंस, कैश तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो करंट एसेट शायद कैश दिया है या करंट एसेट दिए, हाँ कैश नहीं दिया, करंट एसेट दिए। तो बाद में जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें से करंट एसेट पहले मिला करके लिखोगे, उसमें से 3000 का कैश माइनस कर दोगे, और गुडविल जो भी आपकी ऑलरेडी आपके पास कुछ गुडविल है, दोनों कंपनी की हमने वैल्यू करी है, उसमें 3000 हम ऐड कर देंगे। उसके अलावा एक लाइन और लिखी है, कहता है एक्सपेंसेस ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्स वाई लिमिटेड वर ₹1000। अब एक नई कंपनी के बनाने में जो खर्चे होते हैं वो खर्चों की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वो खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करे जाते हैं, 1000 से ये एंट्री होगी। अब इस एंट्री के करने से कैश 1000 से कम होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, उसमें डेबिट बैलेंस आ जाएगा 1000, वो तुम डेबिट बैलेंस फिलहाल आ जाएगा 1000 रुपीज। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब उसके बाद लास्ट में एक लाइन दी है, वो कहता है ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल एक्स वाई लिमिटेड की 50 लाख रुपए की होगी। टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने की होगी, 50 लाख रुपए की, यानी कि एक शेयर को मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, 5 लाख शेयर हो जाएंगे। 5 लाख शेयर ऑफ कोर्स डिवाइडेड इनटू 10 ईच। कहता है आफ्टर इशूइंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर टू एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, जो बैलेंस बच गया वो कहता है हमने पब्लिक को इशू कर दिया। अब आपको यह पता करना पड़ेगा कि 1 लाख शेयर में से
सॉरी, जो 5 लाख आपके पास टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल है इश्यू करने के लिए, उसमें से कितने शेयर, कितने इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर्स के बारे में उसने कहा है, तो कितने इक्विटी शेयर्स आप ऑलरेडी इश्यू कर चुके हो। वैसे हमने अभी अभी देखा था, जब मैंने ये वैल्यूएशन आपको बताई थी, कहां चला गया, ये यहां पर मैंने आपको बताया था इक्विटी शेयर जो हम इश्यू कर रहे हैं, एक्स लिमिटेड को 2 लाख शेयर इश्यू कर रहे हैं और इनको 1 लाख शेयर इश्यू कर रहे हैं। जो लिक्विडेटर हैं एक्स लिमिटेड के और वाई लिमिटेड, उनको हम इक्विटी शेयर 2 लाख और 1 लाख यानी कि 3 लाख शेयर तो हमने लिक्विडेटर्स को इश्यू कर दी। भाई 5 में से 2 लाख शेयर हमने एक्स को कर दिए, 1 लाख हमने वाई को कर दिए, तो इसका मतलब रिमेनिंग शेयर कितने बच गए? अब रिमेनिंग शेयर 2 लाख के बच गए। अब ये जो 2 लाख शेयर हैं ये हमने पब्लिक को इश्यू करे हैं। अब क्वेश्चन में एग्जैक्टली लिखा नहीं है, बस क्वेश्चन में इतना ही लिखा है कि द इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, और ये लिखा है कि बैलेंस शेयर हमने पब्लिक को इश्यू करे, ये नहीं लिखा कि किस रेट से करे। तो मान के चलेंगे कि जो रेट हमें ऊपर दिया हुआ था कि कंपनी 8 पेड अप के जो शेयर है उनको 15 रुपए के हिसाब से इश्यू कर रहे हैं, इसी तरह से आप इन शेयर को इश्यू कर दोगे। जब आप इन शेयर को इश्यू करोगे तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? एक तो बैंक अकाउंट डेबिट, भाई 2 लाख शेयर आपने इश्यू करे हैं, 15 रुपए के हिसाब से आप इश्यू करोगे तो 30 लाख रुपए आपके पास आ जाएंगे। 2 शेयर कैपिटल, अब ये 2 लाख शेयर हैं, हम मान के चल रहे हैं कि इनको भी हम पेड अप वैल्यू 8 के हिसाब से इश्यू कर रहे हैं, तो 16 लाख ये आ जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में और पैसा आ जाएगा 2 लाख इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 14 लाख। ये एंट्री आपकी करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको यहां पर करके बताया हुआ है। देखो यहां पर टोटल शेयर कैपिटल जो है वो आपकी 50 लाख रुपए की दी हुई है। अब 5 लाख शेयर में से 3 लाख शेयर हम ऑलरेडी इश्यू कर चुके हैं, अभी मैंने बताया 2 लाख शेयर बच गए। ये 2 लाख शेयर को जब मैं इश्यू करूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 15, शेयर कैपिटल 16 लाख, 2 लाख इंटू 8 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख इंटू 7, तो 14 लाख रुपीस ये आपकी एंट्री होगी। अब दूसरी चीज, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, मैंने बनाई हुई है लेकिन पहले मैं आपको समझा भी रहा हूं। अब देखो करंट एसेट है, अभी मैंने बोला इनको आपने सीधा मिला करके लिख देना है और इसमें से आपने माइनस क्या करना है, जो लिक्विडेशन के खर्चे थे 3000 और जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे 1000, एक तो वो माइनस करेंगे और ऐड क्या करेंगे। अभी अभी आपने लास्ट एंट्री जो हमने करी, हमने देखा हमने शेयर पब्लिक को इश्यू करे तो 30 लाख रुपए हमारे पास आए, तो 30 लाख रुपए इसमें ऐड भी करने पड़ेंगे, तो वो हम ये मैं बैलेंस शीट में बताऊंगा। नॉन करंट एसेट की रिवाइज वैल्यू हमें दी है, तो जिस वैल्यू पर हमने लिया है, जो हमने ऑलरेडी कंप्यूट भी करी थी, यहां पर इन दोनों वैल्यू को आपने मिला करके लिख देना है। इनफैक्ट यहां पर एक तरीके से ये बैलेंस शीट बन चुकी है। एक तो गुडविल आ जाएगी 48 प्लस 38, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मिला करके लिख दोगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मिला करके लिख दोगे, करंट एसेट में मैंने अभी अभी आपको बताया ये वैल्यू आप लिखोगे प्लस, और उसमें करोगे 30 लाख माइनस करोगे 4000, 3000 लिक्विडेशन एक्सपेंस 2 प्लस 1 और 1000 जो आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की एंट्री करी। डिवेंचर जब आप लोगे 2,40,000 पे, करंट लायबिलिटी 1 लाख और 1,20,000, 2,20,000 की आ जाएगी। अब यानी कि ये आइटम है। अब आपकी ओरिजिनल बैलेंस शीट पे मैं आता हूं। मैंने आपको कई बार कहा है कि परचेसिंग कंपनी आपके इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं ले सकती, आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को नहीं ले सकती, उनको पे कर सकती है, पे ले नहीं सकती। जनरल रिजर्व आपका नहीं ले सकती, लॉजिकली स्टैट्यूटरी रिजर्व भी नहीं ले सकती है। कोई भी रिजर्व और कोई भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम ले ही नहीं सकते। आपके सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज लिए जा सकते हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के बारे में लिखा था इसलिए हमें इसको लेना पड़ा। इज इट क्लियर टू यू? तो अब मैंने जो बैलेंस शीट बनाई है मैं इस पे आ जाता हूं। अब देखो ये बैलेंस शीट है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जो इक्विटी शेयर कैपिटल है आपकी इश्यूड कैपिटल, अभी अभी मैंने बताया एक्स लिमिटेड को आपने 2 लाख शेयर इश्यू करे थे, इंटू 8 16 लाख। वाई लिमिटेड को आपने 2 लाख शेयर, इनको आपने कितने शेयर इश्यू करे थे, शायद 1 लाख शेयर, 1 लाख वाई लिमिटेड को इश्यू करे थे, हमने कंप्यूट करा था 8 रुपए के हिसाब से कितना आ गया, 8 लाख। अब आप बोलोगे ये 16 लाख कहां से आ गया? ये अभी अभी जो मैंने एंट्री करी, जो हमने ये पब्लिक को शेयर इश्यू करे 16 लाख के, ये 16 लाख की फिगर मैंने ऐड कर दी। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? 2 लाख शेयर हमने एक्स लिमिटेड को इश्यू करे हैं इंटू 8, 1 लाख शेयर वाई लिमिटेड को इश्यू करे इंटू 8, 8 लाख, और पब्लिक को हमने इश्यू करे हैं ये बचे हुए 2 लाख शेयर इंटू 8 16 लाख, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू दिखानी पड़ेगी तो 40 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने आपको इसीलिए उस वक्त बताया था, मैंने 96 और 192 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जो प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे हैं 960 शेयर इश्यू करे हैं।
करेक्ट, इंटू 196 और 1920 शेयर हमने इशू करे हैं 100 रुपए के हिसाब से 192, तो टोटल 2,88,000। अब बारी आती है सिक्योरिटी प्रीमियम की। सिक्योरिटी प्रीमियम, एक तो इक्विटी शेयर्स पे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है अभी मैंने आपको बताया था। 2 लाख शेयर मैंने एक्स लिमिटेड को इशू करे थे, लेकिन 2 लाख शेयर 8 रुपए तो नॉमिनल वैल्यू थी 2 लाख शेयर पे, और 7 रुपए जो था वो प्रीमियम था 14 लाख। वाई लिमिटेड को हमने जो शेयर इशू करे थे 1 लाख, उस पे 7 रुपए प्रीमियम था तो 7 लाख, ये टोटल प्रीमियम तो ये हो गया 14 + 7। और उसके अलावा हमने जो पब्लिक को अभी अभी शेयर इशू करे 2 लाख शेयर 7 रुपए के हिसाब से प्रीमियम ये भी आ गया, तो टोटल प्रीमियम 35 लाख का इक्विटी शेयर्स पे है। जो प्रेफरेंस शेयर आपने इशू करे 960 शेयर पे 25 रुपए का प्रीमियम था 1920, उस पे 25 रुपए का प्रीमियम था 48,000। तो ये सब प्रीमियम तुम ऐड कर दोगे, 35 लाख तो इक्विटी शेयर्स का और इनका 72,000 है, तो 35 लाख + 72 ये फिगर आपने यहां पर लिखनी है। करेक्ट। अब बारी आई प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 1,000 रुपए का डेबिट बैलेंस कैसे आया, मैंने अभी आपको बताया। आपकी एंट्री थी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद जो हमने स्टैट्यूटरी रिजर्व्स लिए थे उसकी एंट्री अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व होती है। मैंने बताया था ये दोनों आइटम रिजर्व एंड सरप्लस में आएंगे, और एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट माइनस करके लिखोगे और ये तुम प्लस करके लिखोगे स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो नॉन करेंट, और उसके बाद जो डिवेंचर्स हैं, देखो उनके डिवेंचर को लेने के बाद तो आपने पे कर दिया, लेकिन पे करने के लिए आपने अपनी कंपनी के 15% डिवेंचर इशू करे, तो इसलिए बैलेंस शीट में 1,60,000 और 80,000 2,40,000 आएगा। करंट लायबिलिटी 1 लाख + 2 लाख 3,20,000 आएगी, और ये आपका बैलेंस शीट का टोटल है। ये आंसर परफेक्टली इंस्टीट्यूट से मैच कर रहे हैं। करेक्ट। हालांकि क्वेश्चन जो था इंस्टीट्यूट ने जिस तरीके से देना चाहिए था, इनफैक्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो ठीक ही था, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लैरिटी कम थी। और बाकी ये मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तुमने मिला करके लिख दिया रिवाइज फिगर पे। इंटेंजिबल एसेट दोनों कंपनी की आपने गुडविल लिखी, और उसमें 3,000 रुपए आपने ऐड करे। 3,000 क्यों? क्योंकि जब आपने एंट्री लिखी थी एक्सपेंसेस की गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मिला करके आपने लिख दी, और करंट एसेट की मैं बात कर रहा था जो बैलेंस शीट में दिए पहले तो उनका टोटल लिख दिया 13,66,000। फिर मैंने पब्लिक को जो शेयर इश्यू करे 2 लाख शेयर, तो उनसे मेरे पास 30 लाख रुपए आए, और ये 4,000 रुपए मैंने क्यों माइनस करे, लिक्विडेशन के खर्चे और इनकॉर्पोरेशन के खर्चे। तो इस तरह से टोटल ये आ जाएगा, टोटल 84,19,000। ये परफेक्टली मैच कर रहे हैं। करेक्ट। अच्छा जी, उसके बाद अब ये आया है आपका क्वेश्चन जून 2023 में। अब जून 2023 का ये जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड वी लिमिटेड एज एट 31/3/2023 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट को हमेशा ध्यान से ही देखना चाहिए, और इस बैलेंस शीट में एक तो पी लिमिटेड है, एक वी लिमिटेड है। अब वी लिमिटेड के खास तौर से आइटम को आपने नोट करना चाहिए। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो इतनी है, एक शेयर 10 रुपए का है। जनरल रिजर्व, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टैट्यूटरी रिजर्व से। जहां तक लायबिलिटीज का सवाल है 10% डिवेंचर्स हैं, ट्रेड पेएबल्स हैं। उसके अलावा फिर आपके एसेट्स शुरू हो गए हैं, गुडविल इतनी है। उसके अलावा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर है। जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो वेंडर कंपनी की नहीं है, सिर्फ परचेसिंग कंपनी की है 1,09,000 की। लेकिन उसने क्या कहा यहां पर कि जो परचेसिंग कंपनी है, बाद में हम देखेंगे कि पी लिमिटेड वी लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है। इसमें दो कंपनी आपस में नहीं मिल रही है। इसमें पी लिमिटेड परचेसिंग कंपनी है और वी लिमिटेड वेंडर कंपनी है। वो कह रहा है जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो हमने 1,09,000 की इन्वेस्टमेंट करी होगी। कहता है जो हमने इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट जो करी जाती है किसी कंपनी के द्वारा वो शेयर्स में या डिवेंचर्स में या बॉन्ड्स में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में करी जाती है। कहता है ये जो 1,09,000 की इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट के अंदर ये जो 1,09,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, इस 1,09,000 की इन्वेस्टमेंट के अंदर वो क्या कहता है, 9,000 रुपए तो हमने जो खर्च करे हैं, ये 9,000 रुपए हमने जो खर्च करे हैं इनसे हमने डिवेंचर्स खरीदे हैं और 100 डिवेंचर खरीदे, और जो 100 डिवेंचर खरीदे हैं 100 रुपए वाले खरीदे, यानी कि 10,000 रुपए के हमने डिवेंचर खरीदे हैं, 10,000 की फेस वैल्यू के डिवेंचर खरीदे हैं, लेकिन खरीदने के लिए हमने सिर्फ 9,000 रुपए दिए हैं। बाकी हमारी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे हम करते हैं, ये भी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन फर्क ये है कि ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है
ये थोड़ा सा यहाँ अलग किस्म की इन्वेस्टमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि वो कहता है कि ये 9,000 रुपए दे करके जो डिवेंचर हमने खरीदे ये डिवेंचर उस कंपनी के हैं जिसको हम टेक ओवर कर रहे हैं। वी लिमिटेड ने 50,000 डिवेंचर इशू करे हुए, 10% डिवेंचर। तो कहता है ये जो 9,000 रुपए दे करके हमने वी लिमिटेड ने जो डिवेंचर इशू करे हैं उसमें से 10,000 डिवेंचर हमने खरीदे। इज इट क्लियर टू यू? पॉइंट पहले तो ये हो गया। इसका क्या करेंगे वो मैं खुद बताऊंगा अभी, लेकिन पहले मैं ये पॉइंट क्लियर कर रहा था। बाकी फिर आपके आइटम्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवर्स हैं और कैश एंड बैंक है। करेक्ट? तो मैंने बताया इस केस में वी लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो आपकी वेंडर कंपनी है। अब नीचे काफी लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन से, अब जो लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन से उन इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, कहते हैं प्रायर टू एब्जॉर्प्शन, यानी कि अमालगमेशन से पहले, यानी कि पी अमालगमेशन तो नहीं, जब पी लिमिटेड ने वी लिमिटेड को एब्जॉर्ब करा उससे पहले, वो कहते हैं एब्जॉर्प्शन से पहले वी लिमिटेड और पी लिमिटेड डिसाइडेड टू डिक्लेयर एंड पे इक्विटी डिविडेंड एट द रेट ऑफ 5%। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, ये पी लिमिटेड है, ये वी लिमिटेड है। करेक्ट? अब पी लिमिटेड ने वो कहता है डिविडेंड पे करा और वी लिमिटेड ने भी डिविडेंड पे करा। हालांकि जो पी लिमिटेड ने डिविडेंड पे करा मुझे उससे उतना ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन वैसे मैं बताता हूं। जब डिविडेंड पे करते हैं तो उसकी एंट्री तो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, पहले तो एंट्री होती है प्रपोज डिविडेंड अकाउंट। पहले हम प्रॉफिट से पैसा निकालते हैं और 5% अगर मैं 6 लाख का कंप्यूट करूं तो 30,000 डिविडेंड हमेशा शेयर कैपिटल पे कंप्यूट करा जाता है। और फिर प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि एब्जॉर्प्शन से पहले पी लिमिटेड ने ये एंट्री पास करी होंगी। कहता है एब्जॉर्प्शन से पहले इन्होंने डिविडेंड पे करा। बिकॉज ये लाइन नीचे दी हुई है, एडजस्टमेंट में दी है, इसका मतलब इसका अभी तक इंपैक्ट जो है वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई चीज देने का मतलब है कि उसका इफेक्ट अभी बैलेंस शीट के अंदर नहीं करा गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इन दो एंट्री को कंबाइन कर दूं, इन दो एंट्रीज को कंबाइन कर दूं तो एंट्री क्या बचेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जब डिविडेंड पे करा उससे दो चीजें हो रही है, एक तो प्रॉफिट कम हो रहा है और दूसरा कैश का बैलेंस कम हो रहा है या बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। यानी कि तुम अब ये मान करके चलोगे कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो पी लिमिटेड का 177 है, दरअसल इसमें से 30,000 अब माइनस कर। अब तुम मान के ये चलो कि एब्जॉर्प्शन के वक्त बैलेंस ये है और इसी तरह से कैश का बैलेंस में से 30,000 माइनस कर दिया जाएगा। इसी लॉजिकल रीजनिंग के साथ वी लिमिटेड भी जब एंट्री करेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने डायरेक्ट एंट्री कर दी, 5% ऑफ 2 लाख, तो डिविडेंड की पेमेंट कितनी होगी? 10,000। इस एंट्री के करने से क्या हुआ कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको 10,000 नजर आ रहा है, ये 10,000 का बैलेंस जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन के वक्त अब पीएनएल में, क्योंकि मुझे ये एडजस्टमेंट मैं करूंगा जो कि अभी तक हुई नहीं है, मुझे कैसे पता लगा कि ये एडजस्टमेंट नहीं हुई है? क्योंकि ये लाइन एडजस्टमेंट में गिवन है। तो इसलिए अब मैं एडजस्ट करूंगा तो प्रॉफिट का बैलेंस जीरो हो जाएगा और कैश का बैलेंस भी 10,000 रुपए से कम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि कैश का बैलेंस तो मान के चलो अब 25,500 रुपए है। एक तो ये इफेक्ट पड़ा और कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। अब वो कहता है 50% ऑफ पीपीई आर टेकन ओवर एट 100% मोर देन द बुक वैल्यू। अब देखो यहां पर ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है 1,50,000 का है। वो क्या कह रहे हैं कि जो परचेसिंग कंपनी है उसने क्या करा, जो 1,50,000 है उसका 50% 75,000 की इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर करा, लेकिन 100% ज्यादा पे करा। इसका मतलब 75,000 की इन्वेस्टमेंट को 1,50,000 पर टेक ओवर करा गया। अब कहता है जो बचा हुआ 50% है यानी कि 75,000, वो कहता है उसको हमने 20% लेस देन बुक वैल्यू पर लिया, 20% लेस देन बुक वैल्यू पे लिया। इसका मतलब 75,000 में से मैं 20% माइनस करूंगा तो 15,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब टोटल अगर मैं करूं 1,50,000 और 60 तो ये 2,10,000 आ जाएगा। इसका मतलब हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को 2,10,000 की वैल्यू पर टेक ओवर करा है। उसके बाद कहता है गुडविल जो है वी लिमिटेड की 52,500 पर वैल्यू करी गई। फिलहाल फर्स्ट 3 में हमें उतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है।
अब कहते हैं इन्वेंट्रीज आर टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू लेस 10% एंड ट्रेड रिसेबल्स आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू सब्जेक्ट टू एन अलाउंस ऑफ 10% टू कवर डाउटफुल डेट। सिंपल वर्ड्स में हमने इन्वेंट्रीज को और ट्रेड रिसेबल को 10% लेस पे लिया, यानी कि ये जो वैल्यू है इन्वेंट्री की उसको मैं 10% लेस पे लूंगा और जो ट्रेड रिसेबल है 65,000 उसको भी हम 10% लेस पर लेंगे। ये अभी तक की कहानी है। फिर कहते हैं ट्रेड पेबल्स आर सब्जेक्ट टू ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अभी जो ट्रेड पेबल हैं उनको भी 10% लेस पर लिया गया। इनडायरेक्टली इसका ये मतलब हो गया 1,40,000 में से 10% माइनस कर करके। और कहता है एक अनरिकॉर्डेड लोन लायबिलिटी है 38,500 की, जिसको कि पी लिमिटेड ने कहा कि हम डिस्चार्ज कर देंगे। इसका मतलब पी लिमिटेड टेक ओवर कर रही है, तो ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी पी लिमिटेड ने ली है। करेक्ट। अब उसके बाद मेन मुद्दा यह आ गया, द परचेज कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ 20% इन कैश। अब जो भी परचेज कंसिडरेशन होगा 20% तो हम कैश में देंगे। एंड बैलेंस, अब वर्ड बैलेंस आ गया तो आपको नेट एसेट्स मेथड तो यूज करना ही पड़ेगा। एंड बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये वही चीज है 8 पेड अप एट ए प्रीमियम ऑफ 7 पर शेयर। अब ये जो लाइन आगे लिखी हुई है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड एट प्रेजेंट इज 100, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये वैल्यू जरूरत से ज्यादा एक्सेसिव दी हुई है। मेरा मानना है कि ये वैल्यू अननेसेसरली दे दी है या ये वैल्यू थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गई है। खैर इसका कोई इफेक्ट, लेकिन अच्छी बात यह है कि सॉल्यूशन पे नहीं पड़ेगा। तो परचेजिंग कंपनी ने जो परचेज कंसिडरेशन दिया, अब वो कहता है 20% तो कैश में दिया और बैलेंस हमने इक्विटी शेयर में दिया। इसका मतलब है मुझे पहले परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करना पड़ेगा, लेकिन कंप्यूट करने से पहले हम आगे की इंफॉर्मेशन को भी देखते हैं। आगे कहता है इश्यू ऑफ सच एन अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 14% डिवेंचर्स इन पी लिमिटेड at 96% as is sufficient to discharge 10% debentures of V Limited at a premium of 20%. वो क्या कह रहा है, द इश्यू ऑफ सच एन अमाउंट ऑफ 14% डिवेंचर्स इन पी लिमिटेड एट 96%। एटलीस्ट इतना तो पता लग जाना चाहिए कि पी लिमिटेड अपनी कंपनी के 14% डिवेंचर देगी 96% के हिसाब से। 96% का मतलब है 100 रुपए का डिवेंचर 96 के हिसाब से इश्यू करेगी, 4% डिस्काउंट पे देगी। एज इज सफिशिएंट का मतलब होता है कि इस तरीके से डिवेंचर इश्यू करेगी कि जो वेंडर कंपनी के 10% डिवेंचर जो अभी मैंने बताया था 50,000 रुपए के हैं, उनको हम 20% प्रीमियम पे कर सके। अब लॉजिकली अगर मैं सिर्फ इस लाइन को देख करके इसका ट्रीटमेंट करूं तो क्या ट्रीटमेंट होगा भाई, वेंडर कंपनी के 50,000 रुपए के डिवेंचर नजर आ रहे हैं, उसका 20% प्रीमियम कितना हो गया, 10,000 हो गया। 60,000 रुपए हमने उनको पे करने के लिए हम अपनी कंपनी के 14% डिवेंचर दे रहे हैं। अब मैं कितने डिवेंचर दूं, अगर मैं ये देखना चाहता हूं तो मुझे 96 से डिवाइड करना पड़ेगा। 96 से डिवाइड करूंगा तो शायद ये 625 डिवेंचर आ जाएगा। इसका मतलब मुझे 625 डिवेंचर ऑफ 100 ईच इश्यू करने पड़ेंगे, लेकिन एट द रेट ऑफ 96 के हिसाब से मैं ये इश्यू करूंगा। करेक्ट। लेकिन इस लाइन से ये पता लग गया कि वेंडर कंपनी के जो डिवेंचर हैं उनको आप 60,000 पे ले रहे हो, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। आगे कहता है एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन। अब कहता है लिक्विडेशन के जो खर्चे हैं वी लिमिटेड, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ वी लिमिटेड आर टू बी रीइंबर्स्ड बाय पी लिमिटेड। रीइंबर्स का मतलब है कि ये खर्चे एक तरीके से परचेजिंग कंपनी बियर कर रही है, क्योंकि वो ये खर्चे वापस कर रही है, तो उसका मतलब खर्चा उन्होंने बियर करा। टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000, एक्चुअल एक्सपेंस 12,000 के, तो 12,000 में से 10,000 के खर्चे परचेजिंग कंपनी बियर कर रही है और 2,000 के खर्चे वी लिमिटेड बियर कर रही है। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आर टू बी मेंटेन फॉर 2 more years, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो वी लिमिटेड के जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है उनको मुझे आगे लाना पड़ेगा। एंट्री होगी अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। अब यहां पर ये जो अननेसेसरी इंस्टीट्यूट ने ये चीजें दी हैं, करेक्ट, इसको थोड़ा सा वो अवॉइड कर सकते थे, या अननेसेसरली इसको मुझे लगता है कि जरूरत से ज्यादा लंबा करने के चक्कर में ये पैराग्राफ डाला गया। एनीवे, पॉइंट ये है कि प्रायर टू 31/3/2023 वी लिमिटेड ने गुड्स बेचे 30,000 के, पी लिमिटेड को 40,000 पे। बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपने शुरुआती वीडियो मेरे देखे हैं, और जो कि इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि देखने चाहिए आपको, उसमें मैंने अनरियलाइज प्रॉफिट के बारे में, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स के बारे में बहुत गहरी चर्चा करी है। वो कहते हैं पी लिमिटेड ने, पहले मैं इस पॉइंट को बता रहा हूं, वी लिमिटेड ने
पी लिमिटेड को 30,000 रुपए के कॉस्ट प्राइस के सामान बेचा, जिसपे कि उन्होंने प्रॉफिट 10,000 का कमाया, और पी लिमिटेड को उन्होंने 40,000 पे ये बेचा। अब पी लिमिटेड ने ये सामान 40,000 पे खरीदा, तो पी लिमिटेड तो यही सोचेगी ना कि इनकी कॉस्ट प्राइस 40,000, इजंट इट और नॉट? क्योंकि मैं जिस चीज पे खरीदूंगा मेरे लिए तो वो कॉस्ट प्राइस है। खैर एनीवे, पॉइंट यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो कहता है कि 40,000 में से 25,000 के गुड्स बच गए। मैंने बताया था जब भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई सामान बेचेगी और उसमें से कुछ सामान बच जाएगा तो उस पर अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। अब ये बचा हुआ सामान है, इस पे मुझे अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स चाहिए होता है। तो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना हो जाएगा? 10,000 का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस 40,000 है, 1/4 है, तो 1/4 ऑफ 20,000, तो अनरियलाइज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 6,250 शायद, करेक्ट? 6,250 का अनरियलाइज प्रॉफिट है। अनरियलाइज प्रॉफिट एक तो इन्वेंट्री में से माइनस होगा अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी नहीं है, करेक्ट? बैलेंस शीट में माइनस होता है स्टॉक में से। और उसके अलावा वैसे तो हम पीएनएल को माइनस करते हैं, लेकिन मैंने बताया AS 14 ये कहता है कि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में परचेसिंग कंपनी को कोई भी नुकसान हो, किसी भी तरीके का हो, तो वो जो खर्चा होता है वो हमने गुडविल अकाउंट में ही डेबिट करना है। तो गुडविल अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो यानी कि एंट्री बेसिकली क्या हो रही है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनरियलाइज प्रॉफिट अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनरियलाइज प्रॉफिट अकाउंट, और ये एंट्री 6,250 से होगी। इज इट क्लियर टू यू? आगे उसने क्या कहा? आगे कहते हैं, यहां तक तो हमने कर लिया। अब कहता है ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड 20,000 स्टिल ड्यू फ्रॉम पी लिमिटेड। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड 20,000 स्टिल ड्यू फ्रॉम पी लिमिटेड, क्योंकि वी लिमिटेड ने पी लिमिटेड को कुछ सामान बेचा था। तो इस लाइन का मतलब यह है कि वी लिमिटेड कह रही है कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल में 20,000 रुपए अभी ऐसा अमाउंट बचा है जो हमने पी लिमिटेड से लेना है। तो ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, इसको हम बोलते हैं इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स यानी कि ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट यानी कि डेटर्स, दोनों को हमें कम कर देना पड़ेगा 20-20 हजार से। ये एंट्री 20-20 हजार से हो जाएगी, इसको इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। फिर कहता है ऑन द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वी लिमिटेड, ऑन द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब ये लाइन मेरा कहने का मतलब है अननेसेसरी आगे करी हुई है। ऑन द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वी लिमिटेड ओड पी लिमिटेड 60,000। डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के दिन कहता है वी लिमिटेड ने पी लिमिटेड को 60,000 देने। ये भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, यानी कि फिर से ये एंट्री करनी पड़ेगी, और या इसी एंट्री में मैंने 60,000 कर दिया, यानी कि डेटर्स और क्रेडिटर्स और डेटर्स को मुझे 20 + 60 80,000 से कम करना पड़ेगा। अब आगे कहते हैं कि वी लिमिटेड ने पी लिमिटेड को पैसे देने हैं 60,000 के। हो सकता है इसलिए कि वी लिमिटेड ने कुछ सामान खरीदा हो, आगे उसने क्लियर कर भी दिया है कि फॉर द परचेज ऑफ स्टॉक फ्रॉम पी लिमिटेड एट विच इट मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। वी लिमिटेड ने 60,000 रुपए पी लिमिटेड को देने हैं। नंबर 1 इसलिए देने हैं क्योंकि अब की बार वी लिमिटेड ने पहले तो बेचा था सामान, अब की बार खरीदा है। हालांकि हमें अमालगमेशन में ये नहीं देखना पड़ता कंसोलिडेशन की तरह डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, इसमें तो हमने ये देखना होता है एक दूसरे को सामान बेचा है या नहीं। तो खैर वैसे वी लिमिटेड ने सामान खरीदा है पी लिमिटेड से, 60,000 का सामान खरीदा है, और वो कहता है कि 60,000 का सामान पी लिमिटेड ने वी लिमिटेड को बेचा, और पी लिमिटेड ने प्रॉफिट जो कमाया 20% ऑन कॉस्ट कमाया। अब 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कमाया, 20% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? 20/120 ऑन सेल्स। अब मुझसे ये मत पूछना ये कैसे आया, 20/100 तो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो जाएगा, और ऑन सेल्स 20/120 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है आगे, 4/5 ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड। कंफ्यूज करने के लिए उसने ऐसे बताया, उसने कहा वी लिमिटेड ने जो 60,000 का सामान खरीदा उसमें से 4/5 सामान तो बिक चुका है। 4/5 सामान बिकने का मतलब है 48,000 का सामान बिक चुका है, तो इसका मतलब बचा कितना है? हमें उससे कंसर्न है, रिमेनिंग गुड से कंसर्न है। बचा हुआ सामान 12,000 का है। अब 12,000 के अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा? 20% तुम इसमें अप्लाई कर दो, तो 2,000 रुपीज अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। यानी कि अनरियलाइज प्रॉफिट की 2 एंट्री हो गई,
एक बार फिर से एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू यूआरपी और अमाउंट होगा आपकी बार 2000। इज इट क्लियर टू यू? ये क्वेश्चन में इसमें लास्ट लाइन में। बाकी इन्वेस्टमेंट ऑफ पी लिमिटेड इंक्लूड 9000, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ 10% डिवेंचर्स ऑफ वी लिमिटेड, कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर 9000 रुपीज हैं, जो ये शो कर रहे हैं कि हमने जो डिवेंचर खरीदे हैं वी लिमिटेड से 10,000 रुपए के, लेकिन उसके लिए पैसा हमने कितना दिया है? केवल 9000 का दिया है। अब इन चीजों को देख करके क्या करेंगे आप? अब आपको मैंने सारी चीजें बता दी। क्वेश्चन में दो चीजें, पहले क्वेश्चन की डिमांड क्या है? कहता है एक तो आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाओ एंड शेयर्स इन पी लिमिटेड अकाउंट बनाओ वी लिमिटेड में। शुरुआती लेक्चर्स में मैंने बहुत डिटेल में वेंडर कंपनी की बुक्स में एंट्रीज और अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स आपको बताए थे, और कहता है पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। ये काम मुझे करना है। अब ये काम करने के लिए मुझे बस एक काम करना है, पहले मुझे परचेज कंसिडरेशन निकाल लेते हैं हम लोग। तो परचेज कंसिडरेशन गुडविल लिखा ही हुआ है 52,500 पर वैल्यू करी। मैंने बताया कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है उसको 2,10,000 पे लिया गया, मैंने आपको बताया, वैसे यहां मैंने कैलकुलेशन करी है। इन्वेंट्रीज जो है उनको 49,500, 55,000 माइनस 10% पे लिया गया। ट्रेड रिसेबल 65 माइनस 10% 58,500 पे लिया गया। कैश एट बैंक देखो 35,500 में से 10,000 डिविडेंड माइनस करने के बाद जो फिगर है 25,500 वो मैंने लिखी, 3,96,000। उसके अलावा ट्रेड पेबल को भी इन्होंने डिस्काउंट पे लिया है तो 1,33,000। ट्रेड पेबल का डिस्काउंट कितना था मुझे याद नहीं आ रहा। ट्रेड पेबल्स का डिस्काउंट 5% है, 10% है। अब मैंने यहां लिखा तो 10% है, अब इसको 5% कर लेना, कोई बात नहीं। मैंने क्वेश्चन 5% के हिसाब से सॉल्व करा है, पर मुझे लगता है ये 5% ही था, करेक्ट। एनीवे जितना भी था, अब 5% हम 5% के हिसाब से लेके चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। अगर 10% के हिसाब से करना है तो आप 10% के हिसाब से सॉल्व कर लेना। मेन चीज यही है, अगर 10% के हिसाब से करता तो मैं 14,000 माइनस करूंगा 5% के हिसाब से, तो 1,40,000 का 5% कितना हो जाएगा भाई? 7,000 हो जाएगा, तो 1,33,000 आ जाएगा। और उसके अलावा डिवेंचर मैंने आपको बताया था कि हमने 60,000 पे लिए। कैसे लिए अभी मैंने बताया, वेंडर कंपनी के 50,000 के डिवेंचर हैं, उनको हमने 20% प्रीमियम पर पेमेंट करनी है, तो हम 60,000 पे ले रहे हैं। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी परचेसिंग कंपनी टेक ओवर कर रही है। ऑल एसेट टेकन ओवर एट रिवाइज्ड वैल्यू एंड ऑल लायबिलिटीज टेकन ओवर एट रिवाइज्ड वैल्यू हमें देखना पड़ता है। तो 1,64,500 हमारा परचेज कंसिडरेशन है, लेकिन हमने इसमें जो फिगर ली हुई है ये 10 की बजाय 5% ली है। मार्जिनल डिफरेंस हो सकता है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मेथोडोलॉजी अच्छी तरह आनी चाहिए। अब कहता है 20% पेमेंट कैश में मिलेगी। 164,500 में से बताया हुआ था, जो बच गया वो कहता है शेयर्स में मिलेगा। और परचेजिंग कंपनी जो शेयर इश्यू करेगी, 10 रुपए का शेयर है, 8 पेड अप उसकी वैल्यू होगी, लेकिन 7 रुपए प्रीमियम पे इश्यू करे जाएंगे। पॉइंट ये है कि शेयर्स के थ्रू इतनी पेमेंट होगी। अब वेंडर कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग करते समय जितने भी एसेट्स जो बैलेंस शीट के अंदर दिए हैं, पहले हम उनको क्लोज करेंगे, चाहे वो गुडविल हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, इन्वेंट्री हो, ट्रेड रिसेबल हो और कैश। कैश को भी लिया गया, क्योंकि लिखा नहीं है कि नहीं लिया गया, तो उसका मतलब लिया गया है। तो एसेट साइड में सारे आइटम मैंने लिख दिए। अब लायबिलिटी साइड में जो दो लायबिलिटीज हैं, डिवेंचर और क्रेडिटर, वो रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिखी। लायबिलिटी साइड में जो शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में आप लिख देंगे 2 लाख, जनरल रिजर्व 20,000। अब पीएनएल के आगे मैंने नील इसलिए लिख दिया क्योंकि पीएनएल का बैलेंस 0 हो गया, मैंने बताया डिविडेंड देने की वजह से। और जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है वो भी शेयर होल्डर के अकाउंट की क्रेडिट में आता है। इस तरह लायबिलिटी साइड भी खत्म हो गई। अब उसके अलावा हम परचेज कंसिडरेशन की एंट्री करेंगे। तो बाई परचेसिंग कंपनी अकाउंट, मैंने बहुत अच्छी तरह ये डिटेल में आपको बताया हुआ है शुरुआती क्लासेस में, करेक्ट। बाई परचेसिंग कंपनी अकाउंट, तो परचेसिंग कंपनी के अकाउंट की डेबिट साइड में तुम लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, 1,64,500। फिर तुम परचेसिंग कंपनी से पेमेंट रिसीव करोगे। परचेसिंग कंपनी ने कहा भाई हम इतना कैश में देंगे, बैलेंस हम शेयर्स में देंगे, ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। इज इट क्लियर टू यू? अब जो हिस्सा कैश में मिला है वो तो आप कैश अकाउंट में ले जाएंगे। ये कैश अकाउंट में आपने लिख दिया ये आपने कैश अकाउंट में लिख दिया टू परचेसिंग कंपनी अकाउंट, करेक्ट। और जो मैंने वैसे कई बार बोला हुआ है, कैश को छोड़ के किसी भी रूप में पेमेंट मिले उसको तुम डायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर्स में लिख लिया करो।
लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि उसने कहा है कि आप एक शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट भी बना के दिखाओ। तो इसलिए ये 1,31,600 मैंने एकदम से इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर ना कर करके पहले इस अकाउंट में पोस्ट कर दी, क्योंकि ये शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी है। अब यहां पोस्ट करने के बाद फिर मैंने यहां लिख दिया इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, यानी कि ये बैलेंसिंग फिगर 1, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, इसलिए हम इससे पहले ये अकाउंट नहीं बना रहे थे। तो 1,39,600 जो शेयर्स मिले वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में लिख दिए, और फिर तुमने इक्विटी शेयर होल्डर्स में लिखा 2 शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, जो तुम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। करेक्ट। अच्छा जी, परचेज काम हो गया। लिक्विडेशन के खर्चे थे 2,000 के खर्चे जो है वेंडर कंपनी बियर करेगी, तो 2,000 लिखा, और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000। करेक्ट। अब तुम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दोगे। जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है इधर की तरफ आ रही है, लॉस आ रही है, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट की डेबिट साइड में तुमने लिख दिया 2 रियलाइजेशन लॉस। उसके अलावा बस अब कैश अकाउंट को क्लोज करा, जो बैलेंसिंग फिगर थी लिख दिया बाय इक्विटी शेयर होल्डर, और यहां लिख दिया 2 कैश, तो ये अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अब मुझे परचेसिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री करनी है। केस अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर अकाउंट, पहली एंट्री आपको मालूम है। फिर जो जो एसेट्स आपने लिए जिस वैल्यू पर लिए वो आप यहां पर लिख देंगे, और जो जो लायबिलिटीज आपने ली हैं जिस वैल्यू पे ली हैं वो आप यहां पर लिख देंगे। करेक्ट। ये अब ऑटोमेटिकली अपने आप टैली हो गया है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। अब लिक्विडेटर को पे आपने करा, पे करने के लिए आपने शेयर्स इशू करे। शेयर की नॉमिनल वैल्यू 8773 शेयर एट द रेट ऑफ 8 के हिसाब से इतना आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम इतना आ जाएगा। करेक्ट। जो पेमेंट आप शेयर्स में कर रहे थे उसको 15 से डिवाइड करके आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो। उसके अलावा ये जो पेमेंट मैंने करी इसमें अभी मैंने कैश यहां लिखा नहीं है, तो 2 कैश भी लिखना पड़ेगा। 2 कैश में भी तो आप कुछ पेमेंट कर रहे हो ना। कैश में हम जो पेमेंट कर रहे थे उनको कितनी पेमेंट कर रहे थे बाबा? कैश में हमने जो पेमेंट करी है 32,900 की। तो ये एंट्री आपकी लिक्विडेटर को पे करने की हो गई। अब देखो यहां डिवेंचर के बारे में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं उस वक्त आपको बता रहा था। परचेजिंग कंपनी के जो डिवेंचर थे, ध्यान से सुनो, 50,000 डिवेंचर थे, 50,000 रुपए के डिवेंचर हैं। नो डाउट हम उनको 20% प्रीमियम पे कर रहे हैं, टोटल 60,000 हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया इन 50,000 डिवेंचर में से 10,000 के डिवेंचर पी लिमिटेड ने खरीदे हुए, वी लिमिटेड ने इतने डिवेंचर इश्यू करे हैं, उसमें से 10,000 डिवेंचर पी लिमिटेड ने खरीदे हुए हैं। तो 10,000 का 20% 2,000, यानी कि जो डिवेंचर पी लिमिटेड वाले हैं टेक्निकली उनको 12,000 पे पेमेंट करी गई होगी, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो। डिवेंचर अकाउंट जो 100 डिवेंचर हमारे पास थे वी लिमिटेड के, क्योंकि ये भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, 100 डिवेंचर 100 रुपए वाले प्लस 20%, पहले तो मैंने उनको अब कैंसिल कर दिया 12,000। इज इट क्लियर टू यू? और ये डिवेंचर मैंने कितने में खरीदे थे? 2 इन्वेस्टमेंट 100 इंटू 90, 9,000 में खरीदे थे। तो कैंसिल करने पर मेरा जो प्रॉफिट हो गया वो प्रॉफिट है लॉस अकाउंट में चला जाएगा। उसके अलावा अब जो डिवेंचर बच गए, अब ये डिवेंचर आउटसाइडर्स के पास हो गए 50 माइनस 10, 40,000। अब इनको 20% प्रीमियम पे मुझे पे करना पड़ेगा, तो 8,000 यानी कि 48,000 की पेमेंट इनको करनी पड़ेगी। तो डिवेंचर ऑफ वेंडर कंपनी 40 + 8 क्यों लिखा मैंने, ये समझ में आ जाना चाहिए। अब 48,000 को पेमेंट करने के लिए मैं अपनी कंपनी के जो डिवेंचर इशू कर रहा हूं वो 96 के हिसाब से कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं 500 डिवेंचर इशू करूंगा। तो 214% डिवेंचर 500 इंटू 100 डेट इज 50,000, और डिस्काउंट भी डेबिट करना पड़ेगा 500 इंटू 4 2,000। इस तरीके से इस क्वेश्चन में करेंगे। और उसके अलावा फिर जो परचेजिंग कंपनी ने लिक्विडेशन एक्सपेंस बेयर करे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये उसकी एंट्री हो जाएगी। उसके अलावा मैंने अनरियलाइज प्रॉफिट के बारे में बताया, उसकी एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्रीज अकाउंट है। मैंने कहा 2 अनरियलाइज प्रॉफिट के केस थे, एक में 6,250 था, एक में 2,000 रुपए था। उनकी कैलकुलेशन मैंने यहां कर भी दी है। तो इस तरीके से आप ये एंट्री करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? फिर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में आपको क्रेडिटर यानी कि ट्रेड पेबल को भी कम करना पड़ेगा, ट्रेड रिसेबल को भी कम करना पड़ेगा। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन कैंसिल्ड, और ये भी 2 ट्रांजेक्शन थी 20,000 और 60,000 की, तो इसलिए ये एंट्री करेंगे।
और क्वेश्चन में लिखा था स्टैट्यूटरी रिजर्व को मेंटेन करना है, तो वी लिमिटेड के जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है उनको मेंटेन करने के लिए मुझे ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। और इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज हैं, वो आप खुद कर सकते हैं, सॉल्व मैंने दिए हुए हैं आंसर्स के साथ। तो ये थे आपके पिछले 3 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस थे, और सॉल्यूशंस कहीं और से तो आए नहीं है, तो हमने पूरी कोशिश करी है अपनी तरफ से आपको देने की। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीज के साथ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब कोई सीरीज देते हैं तो बहुत जरूरी है कि फर्स्ट से लेकर के लास्ट लेक्चर तक आप देखें, तब अच्छी तरह आप समझेंगे। पिछले 3 अटेम्प्ट में अमालगमेशन के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, इसलिए हमने स्पेशली ये सीरीज जो है क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज करी है। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में किसी नई चीज के साथ।